हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो बेटा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवा के चलूंगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की यूनिट 5 का वन शॉट। अब बेटा समझ के चलना कि जो यूनिट 5 है मेजरली थ्योरेटिकल यूनिट है। अब ये जो यूनिट है 15 नंबर की मेरे एग्जामिनेशन के अंदर आती है। मैं इस लेक्चर के अंदर आपको बेटा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों करवा के चलूंगी। आपका जो प्रैक्टिकल आता है यूनिट 5 से सिर्फ दो ही टॉपिक से आता है। एक तो बेटा होता है आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग और दूसरा आपका होता है सीएसआर। इस वीडियो के एंड में मैंने आपको दोनों टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रखे। इसके बाद तीसरा टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके यूनिट 5 से आता ही नहीं है। अब बेटा देखो, दो तरह के बच्चे होंगे जिन्होंने यूनिट 5 मेरी जो मैंने कंप्रीहेंसिवली अपलोड कर रखी वन शॉट थ्योरी के अंदर वो कंप्लीट कर ली। तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्टली अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हो। और बेटा जिस बच्चे ने यूनिट 5 वहां से कंप्लीट नहीं करी कंप्रीहेंसिव वे के अंदर, तो वो ये वाली यूनिट 5 को कंप्लीट कर लेना, जिसके अंदर मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। चलो बेटा डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और बेटा आपको पता होना चाहिए कि इस वीडियो की जो बेटा पीडीएफ है वो आपको एग्जाम सर्चर कोर्स के अंदर मिलने वाली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप बच्चों को पता ही होगा कि कैसे मिलेगी, तो बेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो में चलने से पहले सबसे पहले आपको एक काम करना छोटा सा कि बेटा अपने आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करना, ताकि जितने भी अब रेलेवेंट अपडेट आने वाले, कौन सी वीडियो कब आने वाली, सबसे पहले आपको मिल जाए, ताकि आपका एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा बेस्ट मार्क्स आप अपने सिक्योर कर सको। ठीक है जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बेटा मैंने आपको बता ही दिया, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना, एंड बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अब जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है सबसे पहले आपको उसका अपडेट मिल जाए। और ये वीडियोस नॉट टिल सेमेस्टर 2, नॉट टिल सेमेस्टर 3, आपके सेमेस्टर 6 तक आपको हेल्प करने वाली है। इसलिए बेटा अपनी अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो एंड डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट 5 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की थ्योरी। ठीक है, आर यू रेडी? चलो अच्छे से करेंगे। एक पहली चीज मुझे आपको बतानी है बेटा, देखो थ्योरी आपको पता है बहुत वास्ट होती है, बहुत डाइवर्स होती है, पर मैंने आपके लिए क्या काम कर रखा है, मैंने आपके लिए जो आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उनको हाईलाइट कर रखा है। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको कौन से कीवर्ड्स पता होने चाहिए या फिर आपको कौन से अच्छे वर्ड्स पता होने चाहिए, आपको वो मैंने हाईलाइट करके दे दी है। आप अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग बुक्स के अंदर, आपके पास बुक्स है तो ठीक है, नहीं तो आप इस नोट्स के थ्रू आपने वो कीवर्ड्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। कोशिश करना कि जो मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ उसको रिवाइज करते हुए चलो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सीएफआर होता क्या है और इसकी जरूरत क्या होती है। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बताने से पहले आप बताओ कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, एफआर क्या होता है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देते हैं। किसको देते हैं? अपने स्टेक होल्डर्स को। अब जो हमारे स्टेक होल्डर्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल, इनसाइड आउटसाइड दोनों हो सकते हैं। कौन कौन होते हैं? जैसे कि मैनेजमेंट होगी, इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर हो गए, रेगुलेटरी एजेंसीज, गवर्नमेंट होगी, या फिर हमारी जनरल पब्लिक होगी। ये सारे क्या है? ये सारे स्टेक होल्डर्स है। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जिनका कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है, जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन के अंदर कंपनी का मतलब इन लोगों का कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है, तो वो कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो इन लोगों को जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम देते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, जिससे कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटस का पता चलता है, उसे हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं। डन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। ये सारी चीजें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आती है। आप समझो कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, सीएफआर क्या है। एक तरीके से क्या है, हमारी ये इकोनॉमिक रिपोर्ट है। एक तरीके से एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं दिखाती, बट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ में पॉलिसीज भी बताती है, ऑर्गेनाइजेशन का नेसेसरी फाइनेंशियल डेटा भी बताती है। तो बेसिकली एम करते हैं कि फाइनेंशियल डेटा के साथ साथ हम ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल पॉलिसीज है वो भी डिस्क्लोज करके दे। हम समझ में आ गया। इसके तीन मेन जो है टारगेट्स है। सबसे पहले क्या, जो हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स है या लेंडर है जिन्होंने कंपनी को पैसा दे रखा है, उनको इनसाइट्स प्रोवाइड करे कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अब कैसे चल रही है, कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। दूसरी चीज, कंपनी के कैश फ्लो को डिटरमाइन करिए, कंपनी का कितना इनफ्लो आ रहा है, कंपनी का कितना आउटफ्लो आ रहा है। और तीसरी चीज, कंपनी के अंदर बिजनेस की जो इनकम है वो बताए, एनालाइज करे, डिटरमाइन करे कि कितनी है और उसको रिपोर्ट करे। देन तो बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पर्पस क्या था कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हमारे स्टेक होल्डर को प्रोड्यूस करे। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या पर्पस है कि कंपनी की इकोनॉमिक रिपोर्ट बनाए, जिसके अंदर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं बट कंपनी की पॉलिसीज भी हम हाईलाइट करें। इसके तीन मेन टारगेट्स क्या थे कि कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताएं, कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बताएं और कंपनी की कितनी इनकम है उसके बारे में बताएं। समझ में आ रहा है? आई होप क्लियर हो रहा होगा। जो इंपॉर्टेंट बताया है, जो मार्क करा है मैंने, वही आपके लिए रिमेंबर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। डन। ये मैंने आपको बता ही दिया। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती है? इनकम स्टेटमेंट जिसमें हम पीएनएल, बैलेंस शीट आती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आती है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स आती है एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आती है। पर इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना। कब प्रिपेयर होती है ये बेटा? एनुअली या क्वार्टरली बेसिस पे प्रिपेयर होती है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है वो हम इंटेंडेड यूजर को कम्युनिकेट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती है? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट। अब सीएफआर, कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नीड क्यों थी? भाई सिंपल सी बात पहले क्या थी कि पहले हम इसको बनाया करते थे एज अ पार्ट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन कि भाई ये चीज हमारे पे थोपी जा रही है, एज अ रूल हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, एज अ रेगुलेशन हमें इस चीज को पूरा करना ही पड़ेगा। तो वो उसका ऑब्जेक्टिव था। बट नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम, टुडे इन द मॉडर्न एरा, ये जो ऑब्जेक्टिव है वो उसका चेंज हो गया है। अब बेसिकली हम जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं वो क्यों करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन करती है अपने फोकस करने के लिए, अपने प्लान को, अपने फ्यूचर के गोल्स के साथ क्या करना है उसको डिसाइड करने के लिए, और उसमें जो भी सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट चाहिए उस चीज को डिसाइड करने के लिए। तो बेसिकली सिंपल सी चीज ये बता रही है कि ट्रेडिशनली क्या चल रहा था, पहले सीएफआर बनाते थे अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे करने के लिए, उनको फॉलो करने थे। अब क्या हो गया, अब जो चीजें वो चेंज हो गई है। अब क्या कर रहे हैं, अब हम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपने आप को, ऑर्गेनाइजेशन को चीजें फोरकास्ट करवाने के लिए, प्लान करने के लिए, फ्यूचर के गोल्स को, एक्सपेक्टेशन को, रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। तो अब ये हम बना रहे हैं। डन। इसका पर्पस क्या होता है? मैनेजर्स के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट कराना, रिसोर्सेज को रीएलोकेट करवाना और एफिशिएंसीज इंप्रूव करना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, विच इज टैक्सेशन देखते हैं, अकाउंटिंग देखते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, और इन सब को कलेक्टिवली कहते हैं कि हम आईएफआरएस को फॉलो कर रहे हैं, विच इज बेटा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। आईएफआरएस को फॉलो करते हुए हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अपना जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको बनाते हैं। डन। बेसिकली ये हेल्प किस लिए करता है? इंफॉर्मेशन द टॉप लेवल मैनेजमेंट को कि आप ये प्लानिंग करना, उनके बेंचमार्क सेट करने के लिए, उनके डिसीजन मेकिंग को एनालाइज करने के लिए। दूसरी चीज कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। तीसरी चीज कंपनी का जो भी रिसोर्स है जैसे उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है उसके बारे में एडवाइस देता है। और चौथी चीज ये इंफॉर्मेशन देता है हमारे स्टार्ट ऑडिटर्स को कि भाई देखो ये कंपनी के अंदर ये सब चीजें हो रही है। तो बेसिकली इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस को ध्यान में रख के हम टैक्सेशन, अकाउंटिंग और लीगल रिक्वायरमेंट्स अपनी कंपनी के फुलफिल करते हैं, जिसका मेन पर्पस क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट को प्लानिंग, बेंचमार्किंग के लिए गाइड करना, फाइनेंशियल पोजीशन बताना, रिसोर्सेज के बारे में बताना और स्टार्ट ऑडिटर्स को बताना। डन। समराइज अगर मैं आपको करके दूं तो ये कह रहे हैं कि बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है उसके साथ हम मैनेजमेंट का डिस्कशन एंड एनालिसिस भी देते हैं। आगे पढ़ोगे कि MD&A हम देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ हम मैनेजमेंट का डिस्कशन एंड एनालिसिस देते हैं, और ऑडिटर के ओपिनियन में ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो हमारी एनुअल रिपोर्ट के अंदर आता है। ठीक है। ऑडिटर का क्या ओपिनियन था? ऑडिटर आपको पता है ना कि ऑडिट कराना होता है कंपनीज को। अब कंपनी जब ऑडिट करा रही है तो ऑफ कोर्स जो स्टार ऑडिटर्स होते हैं वो अपना एक ओपिनियन देते हैं। वो ओपिनियन आपका ट्रू एंड फेयर भी हो सकता है, वो ओपिनियन आपका एडवर्स भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कंपनी अच्छा काम कर रही है अच्छा भी हो सकता है। तो जो ऑडिटर का ओपिनियन होता है वो भी हम देते हैं अपने एनुअल रिपोर्ट के अंदर। डन। आ जाओ। बहुत सारी बातें बताइए पर आपको शॉर्ट नोट के हिसाब से इसको प्रिपेयर कर लेना। आ जाओ उसके बाद ब्रीफली डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने आपको बता ही दिया। ऑब्जेक्टिव आपका सिंपल चीज क्या है? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, और जो भी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में अपने जितने भी यूजर्स वगैरह हैं उनको बताना। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं काम? प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, कंपनी की क्या पोजीशन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये बेसिकली हमें हेल्प करता है और कंपनी के साथ हमारे डेटा को कंपेयर करने में कि देखो हमारी सेम इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी इतनी ग्रोथ कर रही है, आप इतनी ग्रोथ कर रहे हो। ये बेसिकली मैनेजमेंट को हेल्प करता है उनको डिसीजन मेकिंग करने के लिए कि किस चीज को खरीदना है, किस चीज को बेचना है, किस सिक्योरिटी को खरीदना है, किस सिक्योरिटी को हमें बेचना है। ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है, अपने कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट बिल्डअप करता है हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ। और साथ में लास्ट चीज क्या है? ये बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन देता है कंपनी के कैश फ्लो के बारे में, चाहे वो ऑपरेटिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, फाइनेंसिंग हो। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो बेसिकली पांच आपके ऑब्जेक्टिव हो गए किसके? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके अंडरस्टैंडेबल, रेलेवेंट, रिलायबल एंड कंपेरेबल होनी चाहिए। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता दिया। सबसे पहली चीज आपको फोकस रखने की ऑब्जेक्टिव क्या है सीएफआर के? मैम 5 ऑब्जेक्टिव है। कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस के बारे में बताना, कंपैरिजन प्रोवाइड करना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, और पांचवी चीज कैश फ्लो को डिटरमाइन करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। डन। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? कौन इस रिपोर्ट को यूज करता है? कौन इस रिपोर्ट को यूज करता है? इसको सिर्फ रीड करके छोड़ देना, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट? एनुअल रिपोर्ट के अंदर होता क्या क्या है? बहुत सारी नंबर ऑफ आइटम है, बहुत सारी लाइन आइटम है। कुछ थोड़ी बहुत अपनी 5-7 अपनी मर्जी से जो भी आपको अच्छी लगे वो लर्न करके रख लेना। ठीक है। सबसे पहले समझो ट्रेडिशनल एनुअल रिपोर्ट क्या था? इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिव थी, बहुत बड़ी रिपोर्ट थी जिसमें बिजनेस के सारे अचीवमेंट्स का हमें ओवरव्यू मिलता था कि बिजनेस ने जो पूरे पिछले फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर क्या क्या काम किए। इसके अंदर हमें पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रीसीडिंग ईयर की फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलती थी कि कंपनी का ये हमारा पीएनएल है, ये हमारी बैलेंस शीट है, कंपनी ने ये सारे काम किए। बेसिकली ईयरली बेसिस पे हम एनुअल रिपोर्ट को बनाते हैं, एज अ नेम सजेस्ट एनुअल। तो रिपोर्ट कब बनेगी? रिपोर्ट भी हम ईयरली बेसिस पे बनेगी। बेसिकली इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे सारे शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर को, स्टेक होल्डर को, इन्फॉर्म करते हैं कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, कंपनी की क्या स्टेटस है, कंपनी का फ्यूचर के लिए क्या विजन है। तो बेसिकली एनुअल रिपोर्ट को हम एज अ मार्केटिंग टूल यूज करते हैं अपने शेयर होल्डर, इन्वेस्टर और डोनर्स, अपने सब चीजों जो हमारे स्टेक होल्डर्स है बेसिकली उनको इंप्रेस करने के लिए। देखो हमारा ब्रांड कितना अच्छा है। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके यूजर्स कौन कौन है? जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर जा रही है, उसको कौन कौन इसके लिए इंटरेस्टेड होता है? मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, लेंडर्स, रेटिंग एजेंसीज एंड सप्लायर्स। ये सारे वो लोग हैं जो कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं। डन। अब कुछ कॉमन एलिमेंट है एनुअल रिपोर्ट के अंदर। क्या क्या चीजें एनुअल रिपोर्ट के अंदर आती हैं? सबसे पहली चीज तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही आते हैं। सेकंड चीज मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। भाई ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट ने किस किस टॉपिक पे क्या क्या चीजें डिस्कस करी, क्या कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आए, क्या पोजीशन रही, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कंपनी के फ्यूचर को लेकर क्या चीजें उस कंपनी को इंप्लीमेंट करवाना चाह रही है। तो वो सारी डिस्कशन एनालिसिस एनुअल रिपोर्ट के अंदर आता है। तीसरी चीज ऑडिटर की रिपोर्ट। मैंने आपको बताया था पीछे ही कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर की रिपोर्ट आती है जो कि आपके एक्सटर्नल ऑडिटर्स या फिर आपके स्टैट ऑडिटर्स होते हैं, जो अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हालात कैसी है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, ट्रू एंड फेयर है, कंपनी में बहुत चीजें गड़बड़ चल रही है, कंपनी को एडवर्स ओपिनियन देना है। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टेटमेंट। एक तरीके से ये स्टेटमेंट है जो कि बताती है कि कंपनी ने रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस किया है या नहीं किया। वो भी आपके एनुअल रिटर्न का, एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होती है। उसके बाद डायरेक्टर की रिपोर्ट। भाई देखो सीधी सी बात क्या है, ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारी क्या होती है, बोर्ड मीटिंग होती है। बोर्ड मीटिंग कौन कंडक्ट करता है? बोर्ड मीटिंग बेटा कंडक्ट करते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करते हैं तो अपनी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर रिपोर्ट। तो जो डायरेक्टर रिपोर्ट है जो आप आगे पढ़ोगे वो भी इसके अंदर होती है, जिसके अंदर कंपनी की सारी एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ आप काफी सारे नोट्स बनाते हो, वो भी एनुअल रिपोर्ट में आते हैं। एनुअल, ठीक है। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन की इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नमेंट, ईएसडी इश्यूज क्या है वो भी आप आगे पढ़ोगे कि ईएसडी इश्यूज क्या होते हैं उसके बारे में। मतलब एनुअल रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जिसके अंदर कंपनी का ए से लेकर जेड तक सारी चीजें कवर होती है। डन। इस चीज को ये सारे वो कंटेंट्स है जो कि आपकी एनुअल रिपोर्ट के अंदर आते हैं। इस चीज को आप रीड करके छोड़ लेना, जितने याद हो रहा है उतने याद कर लेना। सबसे पहले क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी, उसके बाद ऐसे कुछ इवेंट्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी जब साइन होगी उसके बाद जो इवेंट हुए, वो इवेंट्स जो मेरे बिजनेस के नेचर में कोई भी चेंज आ रहा है, अगर मैंने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर किया, वो कितनी बोर्ड मीटिंग मेरी पूरे साल में हुई, वो कौन से मेरे डायरेक्टर है, कितने मेरे की मैनेजरियल पर्सन है जो कि अपॉइंट हुए थे या जिन्होंने डिजाइन करके चले गए ड्यूरिंग द ईयर। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, कोई लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट अगर करिए तो, रिस्क मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी है तो वो, रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करिए तो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर भी इसके अंदर आता है। कोई फ्रॉड अगर ऑडिटर ने डिटेक्ट किया तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने क्या डिक्लेरेशन दी है, समझ रहे हो? तो ये सब इजी इजी वाले लर्न कर लेना। उसके बाद देख लो फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन ऑफ बोर्ड कमेटी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आ जाओ इधर आ जाओ। डिटेल्स ऑफ शेयर इशू विद डिफरेंशियल राइट। आपको पता ही है कि 3 तरीके के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। वो अगर इसमें इक्विटी शेयर अगर दिए है, इसोप अगर दिए है, कोई अगर सीएसआर एक्टिविटीज करे तो उस पर एनुअल रिपोर्ट जो है, और फिर एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी अगर बना रखी है तो उसके डिस्क्लोजर दो। तो बहुत सारी चीजें आपकी एनुअल रिपोर्ट के अंदर आती है। सिंपल चीज, हर चीज आपकी एनुअल रिपोर्ट के अंदर आती है। डन है। कुछ अपनी मर्जी से 2-4 लर्न कर लेना। उसके बाद बेटा क्या डिफरेंस होता है एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में, वो डिफरेंस समझ लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो 4 चीजें आती है, आपको पता ही है। एनुअल रिपोर्ट में एडिशनली क्या आता है, एनुअल रिपोर्ट के अंदर एडिशनली हम कन्वे करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को कि कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कंपनी कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स जो है वो टेकअप करने वाली है। तो बेसिकली अगर मैं कंक्लूड करूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आती है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपकी नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, नॉन मेट्रिक इन्फॉर्मेशन भी आती है। मेट्रिक का मतलब हुआ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर इन्वेस्टर्स लेंडर्स जो है वो इंटरेस्टेड है। मेट्रिक इन्फॉर्मेशन इज वन इन विच इन्वेस्टर्स या लेंडर वुड बी मोर इंटरेस्टेड, जिसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट के अंदर आती है, जैसे कि कितने एम्प्लॉय हमने हायर करे हैं, समझ रहे हो? इतनी सारी चीजें एग्जाम्पल में तो इतने सारे कंटेंट्स जो है, कितने कंटेंट्स आप लिख सकते हो इन दोनों के कंपैरिजन को सपोर्ट करने के लिए। एनुअल रिपोर्ट को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होती, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपको ऑडिट करवाने की जरूरत होती है, जो कि कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। डन। इजी सिंपल डिफरेंस था।
उसके बाद आ गई मेरी डायरेक्टर की रिपोर्ट। मैंने आपको बताया था कि साल में बहुत सारी बोर्ड मीटिंग होती है, जो कि करवाना मैंडेटरी होता है। आपको पता है क्या रेगुलेशन होती है? हर साल में, हर 3 महीने में 3 मंथ्स के अंदर एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट आ रहा है, अगर वो डिफरेंस आ रहा है, तो हर साल में एक तरीके से 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। डन। अब डायरेक्टर रिपोर्ट, बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, तो ऑफ कोर्स जब मीटिंग हुई तो उसकी कोई रिपोर्ट बनेगी। बोर्ड ऑफ मीटिंग का पार्ट कौन होता है? मैम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मीटिंग होने के बाद मीटिंग में क्या डिसीजन लिए गए, वो कहाँ जाते हैं? डायरेक्टर की रिपोर्ट में। डायरेक्टर की रिपोर्ट कौन कहता है? बेसिकली बोर्ड की रिपोर्ट कौन होती है? कौन कहता है? हमारा सेक्शन नंबर 134। मैंडेटरी फाइलिंग उसकी करनी होती है, जो कि कंपनी का स्ट्रक्चर, कंपनी का फाइनेंशियल इंपैक्ट, कंपनी के अफेयर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और स्ट्रक्चर सब चीजें एक्सप्रेस करेगी। बेसिकली कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और उसका स्कोप क्या है, ये चीजें हमारे डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर मेंशन होती है। समझ में आ गया? बोर्ड मीटिंग जो थी हमारी हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग है, जिसके अंदर बोर्ड मेंबर्स होते थे, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मोर ओवर, जिस तरीके से हम बोर्ड मीटिंग करते हैं, वो बताते हैं कि कंपनी को हम कैसे रन कर रहे हैं, हम कैसे कंपनी को चला रहे हैं। अगर एक सक्सेसफुल बिजनेस आप यूज करना चाहते हो, तो आपको बोर्ड मीटिंग्स रखनी जरूरी है, और बोर्ड मीटिंग के अंदर आप क्रिटिकल बिजनेस स्ट्रेटजीज लेते हो। बेसिकली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो अप्रूव करते हैं और मॉनिटर करते हैं अपने ग्लोबल बजट्स को, कि इस चीज को हम इतना बजट एलोकेट कर रहे हैं, इस हिसाब से हमें काम करना है। और बेसिकली वो देखते हैं कि किस बंदे को मुझे हायर करना है और किस बंदे को मुझे कंपनी से निकालना है। तो ये सारे डिसीजन आपकी बोर्ड मीटिंग के अंदर होते हैं, जो कि कहाँ चले जाते हैं? आपके डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर। डन। कंप्लीट रिव्यू होता है आपकी परफॉर्मेंस का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं बोर्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। डायरेक्टर रिपोर्ट जो होती है एक तरीके की फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होती है, जो कि अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर होती है। बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो देखो। बोर्ड रिपोर्ट में चीजें आती है कि कंपनी का स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ कंपनी क्या है। बेसिकली ये अलग से आपका सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है कि कंटेंट ऑफ रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, परफॉर्मेंस उसके बारे में, जो डिविडेंड रिजर्व है उसके बारे में, कोई कंपनी की एडुकेसिव इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। बेसिकली बताते हैं कि कंपनी के अंदर कंट्रोल्स क्या है। अगर एक मान लो प्रोसेस है, आपका परचेज का प्रोसेस है, परचेज टू आपका पेमेंट का प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के अंदर कहाँ कहाँ पे दिक्कत है, फ्लॉ हो सकता है, तो उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, आपकी नेगेटिव चीजें, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए आपके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होते हैं, तो उसके बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन देता है। देन डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। समझ में आ गया? उसके बाद कोई मटेरियल ऑर्डर अगर हमने पास करे हैं, किसने पास करे हैं? हमारे कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो कि कंपनी के गोइंग कंसर्न को इम्पैक्ट कर रहे हैं। कब भाई ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया कि कंपनी जो है डिफॉल्ट कर रही है, कंपनी बंद कर दो, कंपनी को लिक्विडेट कर दो, तो वो चीजें भी आपकी कहाँ जाएगी? बोर्ड रिपोर्ट के अंदर जाएगी, जो कि मेरे गोइंग कंसर्न को इम्पैक्ट कर रही है। कोई अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं मेरे की फाइनेंशियल रेशो में, अब इसमें सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, मेरी जो एडुकेट करंट रेशो होती है, आपको पता है करंट एसेट रेशो कितनी होती है? 2:1, कि जितनी आपकी लायबिलिटी है उससे डबल आपके करंट एसेट होने चाहिए। मेरी जो रेशियो है वो कितनी होगी? 0.5:6। इसका मतलब क्या है? अगर 6 मेरे करंट लायबिलिटीज है, तो सिर्फ 0.5 ही मेरे करंट एसेट्स है, तो मेरा बहुत ज्यादा की फाइनेंशियल रेशियो में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए, तो वो भी चीजें मुझे बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डालनी होती है। डन है? इसमें से कोई भी अपने याद कर लेना अच्छे खासे 7-8, आपको अच्छे तरीके से इसके आगे। कोई भी अगर बिजनेस के नेचर में चेंज हुआ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, बिजनेस जो था वो बेसिकली मेरा ट्रेडिंग का काम करता था, अब कहता है ट्रेडिंग वेडिंग हटाओ, मैं कुछ नहीं, मैं तो मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, तो बिजनेस का नेचर ही चेंज हो गया। तो अगर वो चीज है तो वो भी आपकी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बेटा आएंगी। उसके बाद मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट डिस्कस करती है कि क्या चीजें होनी चाहिए ताकि कंपनी की ऑपरेशन, परफॉर्मेंस और कंडीशन का पता चले, कंपनी की इस चीजों के बारे में हम रिव्यू कर पाए। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, तो ये चारों चीजें आपकी कहाँ आती है? ये चारों चीजें आपकी कहाँ आती है? ये चारों चीजें आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट के अंदर आती है। बोर्ड रिपोर्ट में क्या आता है? बोर्ड रिपोर्ट में ये चीजें आती हैं। डन। आगे चलो, एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग क्या होती है? अब एक सिंपल चीज मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपनी बैलेंस शीट बनाई, मैंने अपनी बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट यहाँ दिखाए, करंट लायबिलिटी यहाँ दिखाई, मतलब कोई भी मैंने अपनी प्रेजेंटेशन रखी है। अब मैं उसको करंट एसेट्स कह रही हूँ, मैं नॉन करंट एसेट्स कह रही हूँ, समझ रहे हो? अब मैं अमेरिका गई, अमेरिका की जो बैलेंस शीट थी उसके अंदर करंट एसेट, करंट लायबिलिटी जैसा कुछ था ही नहीं। उसके अंदर डायरेक्ट एसेट्स था, डायरेक्ट लायबिलिटीज थी, उसमें बाइफर्केशन थी ही नहीं। तो भाई देखो, मेरी यहाँ की जो रिपोर्टिंग मैंने करी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो मैंने कैप्शंस डाले, और वहाँ के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैप्शन थे वो डिफर हो गए। तो इस चीज को रिकंसाइल करने के लिए कौन सा कंसेप्ट आया? मेरा एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग का कंसेप्ट आया, जो कि क्या करते थे, मेरे कैप्शन को टैग प्रोवाइड करता है। टैग का मतलब क्या होता है? टैग का मतलब होता है यूनिक नंबर, जो कि पूरे विश्व के अंदर, जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम होगा। अगर मैं एक टैग बोलती हूँ दैट इज 00101, जो कि रिफ्लेक्ट करता है आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। अब इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आप कोई भी चीज डालो, आप कैश लिखो, आप सीई लिखो,
आप बैंक लिखो, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अंदर कोई भी लैंग्वेज लिखो, अगर आपका कोड सेम है, इसका मतलब क्या है, वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है। तो बेसिकली क्या किया एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग के थ्रू, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, टैक्स प्रोवाइड कर देते हैं अपनी चीजों को। टैक्स का मतलब क्या होता है, यूनिक नंबर। आपने पढ़ा भी होगा प्राइमरी की, सेकेंडरी की, पढ़ा था ना डेटाबेस के अंदर, एमएस एक्सेस के अंदर। तो प्राइमरी की एक तरीके से समझ लो कि प्रोवाइड कर देता है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होती है, यूनिक होती है, जिसकी वजह से हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है वो रिकनसाइल हो जाती है। अब अगर यूएस में किसी बंदे को बैठ के समझना है कि मैम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, तो वो स्टैक के थ्रू इजिली समझ जाएगा। तो अब इसको रीड करते हैं। एक्सबीआरएल एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसका क्या पूछ रहे हैं, फीचर्स क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है। क्वेश्चन इफेक्टिवनेस छोड़ के क्या पूछ सकता है, एडवांटेजेस भी पूछ सकता है, बात एक ही है, ठीक है। इसके अंदर हम एक्सचेंज करते हैं फाइनेंशियल एंड बिजनेस की इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली। बेसिकली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करते हैं, जिसके अंदर हम क्रिएट करते हैं और शेयर करते हैं अपने फाइनेंशियल डेटा को। और ये क्या हो गया, हमारे लिए ईजी हो गया एक्सबीआरएल की डिजाइन की वजह से। एक्सबीआरएल की वजह से हम जो डेटा है उसकी शेयरिंग एंड क्रिएट ईजी हो गई, ठीक है। हम डेटा को टैग्स प्रोवाइड करते हैं, टैग कर देते हैं उस डेटा को, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर आता है। इट इज पॉसिबल फॉर द मशीन टू रीड, और वो मशीन को रीड करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। यहाँ पे मशीन का मतलब क्या, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक्सबीआरएल जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल्ड है। अब आपको पता है, आप एग्जामिनेशन के अंदर अपनी ओएमआर शीट भरा करते थे, ठीक है। अब वो शीट जैसे ही मशीन के अंदर जाती थी, तो वो इजीली डिटेक्ट कर लिया करता था कि ऑप्शन ए पे टिक है, बी पे टिक है, सी पे टिक है, डी पे टिक है। तो वही काम हमारा एक्सबीआरएल करता है कि वो टैक्स प्रोवाइड करता है, और इस टैक्स के थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिकली मशीन के थ्रू कि वो जो पर्टिकुलर कैप्शन है या फिर वो पर्टिकुलर टैग है उसके अंदर क्या वैल्यू है और वो किस चीज को डिनोट करता है, किस लेजर को डिनोट करता है। डन, क्लियर है। इट इज सपोर्टेड बाय मेनी रेगुलेटर्स। स्टॉक एक्सचेंज भी इसको सपोर्ट करती है। ये ट्रांसपेरेंसी लेकर आता है। कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, जो हमारी कॉस्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, कंफ्यूजन है, उसको कम करता है। अब इसके फीचर क्या है, इजिली हम एक्सेल जो है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, क्विकली अपलोड कर सकते हैं। स्मूथ इंटरलिंकिंग है, मतलब बेसिकली एक फील्ड में अगर हमने डेटा डाला तो सारी जगह पे वो डेटा ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अब इसका कहने का मतलब क्या है, मान लो अगर आप पीएनएल पे हो, आपने नेट प्रॉफिट निकाला, देन नेट प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में जाके रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हो जाएगा। मतलब एक जगह पे चेंज हो तो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। टैग्स के थ्रू आप किसी भी चीज को पेज के किसी भी ऊपर नीचे कहीं भी सर्च कर सकते हो उस पर्टिकुलर टैग को लगा के। प्रोविजन और ऑडिट ट्रेल का, आप अपने वर्क पेपर्स अटैच करते हो, फुट नोट्स स्टिकी नोट्स में चीजें लिखते हो, और रोल्स और राइट्स बताते हो यूजर की क्या है। सिंप्लीफाइड वर्क फ्लो है। बेसिकली आप किसी भी कंपनी को उसके सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक नंबर होता है, कंपनी जब बनती है तब लेना पड़ता है एमसीए से। आपके नेम ऑफ कंपनी या पैन के थ्रू आप कंपनी को सर्च कर सकते हो। आप एक्सेस जो होता है रिकॉर्ड्स का वो कर सकते हो, समझ रहे हो। और बेसिकली क्या कह रहे हैं कि कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन एक्सबीआरएल। ये सब चीजें मुझे एक्सबीआरएल फॉर्म में फाइल करनी पड़ती है एमसी के पास। बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, ऑडिटर की रिपोर्ट, डायरेक्टर की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट। इसके 3 एक्सपेक्ट्स होते हैं बेटा, फटाफट से देख लेते हैं। रेगुलेटरी लेवल पे ये चीज कहता है कि देखो एक्सबीआरएल रेगुलेटरी लेवल पे है। रेगुलेटरी लेवल पे क्या कहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट्स है या रेगुलेटरी बॉडीज है वो उसको सपोर्ट करती है, वो इसको और बढ़ावा देती है, इसको एनकरेज करती है। जैसे कि किसने किया, यूएस ने, सिंगापुर की गवर्नमेंट ने कह दिया कि एक्सबीआरएल मैंडेटरी हो गया भाई। अब आपको रिपोर्टिंग जो बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाने हैं वो एक्सबीआरएल फॉर्मेट में ही बनाने हैं। और कुछ और कंट्रीज भी है वो इस चीज को इंप्लीमेंट करवा रही है, जैसे कि नेदरलैंड्स, उसने वॉलंटरी एक्सबीआरएल डाल दी कि भाई जिसकी इच्छा लगे, जिस पर्सन को जिस कंपनी को करना है वो अपनी रिपोर्टिंग जो एक्सबीआरएल में कर सकता है। डन। अब पर्सपेक्टिव क्या है कंपनी लेवल पे। 3 लेवल थे ना, रेगुलेटरी लेवल, कंपनी लेवल, इंडिविजुअल लेवल। तो कंपनी लेवल पे क्या है, हमारे जितना भी डेटा कंसोलिडेशन है वो इजी हो गया, बिकॉज इंडिया का जो डेटा है, इंडिया का जो लेजर है वो यूएस के लेजर से बिल्कुल सेम मैच करेगा अगर उसके अंदर जो टैग्स है वो सेम हो गए। डन। अकाउंटिंग लेजर डेटा जो कंसोलिडेशन है उसमें ईजनेस आती है। फिर तीसरा क्या है, इंडिविजुअल लेवल। एक्सबीआरएल बेसिकली क्या करता है, एक तरीके से सेंस देता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। भाई सेंस देता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मेरी शेयर कैपिटल का मतलब ये चीज है, वहां पे उनकी शेयर कैपिटल का मतलब कुछ और है। यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट का मतलब कुछ है, वहां पे उनकी इन्वेस्टमेंट का मतलब कुछ और है। ये समझ रहे हो, ये डेटा को सेंस देता है, बेसिकली डेटा को विजुअलाइज कराने में, सिंक्रोनाइज कराने में, इंफॉर्मेशन में हेल्प करता है इंडिविजुअल लेवल पे। डन। एक्सबीआरएल अच्छे से कर लोगे। शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर करना बहुत ऐसा नहीं कि 4 4 पेज याद कर लिए उसके। बेसिक जो मैंने बताया है इंपॉर्टेंट चीजें वो तो आपको लिख के आनी है, उसके आगे पीछे लाइंस बना के अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। शॉर्ट नोट्स क्या है, नोट्स टू अकाउंट, सॉरी व्हाट इज नोट्स टू अकाउंट्स। अब देखो बैलेंस शीट का
पीएनएल का हर कैप्शन जितना भी जो भी कैप्शन वगैरह होते हैं, उस कैप्शन के अंदर मैं एक वैल्यू लिखती हूँ ट्रिपल एक्स। वैल्यू जो मेरी आती है, वो जो मेरी वैल्यू होती है, वो किस बेस पर आई है, उसका बेस क्या होता है, वो बेस जो होता है पूरा का पूरा मैं अपने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर दिखाती हूँ कि अच्छा मैम ये ऐड किया, ये लेस किया, ये ऐड किया, ये लेस किया, तब जाके मेरी रिजर्व एंड सरप्लस की ये वैल्यू निकल कर आई। तो वो मेरे नोट्स अकाउंट्स होते हैं जो कि मेरा कंपनीज एक्ट मैंडेट करता है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, मैंडेटरी आपको नोट्स अकाउंट्स बनाने होते हैं। अब इसकी कुछ गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस का कह रहे हैं बेटा, गाइडलाइंस कह रहे हैं सिंपल सी चीज़ कि आपको एक हेडिंग से स्टार्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ का नोट्स टू अकाउंट चाहिए। कंटीजेंसीज़ का है, रिलेटेड पार्टी का है, किस चीज़ का नोट्स टू अकाउंट है, एक हेडिंग से स्टार्ट करो। फिर उसके बाद जो अकाउंटिंग पॉलिसी है और जो अकाउंटिंग एस्टीमेट यूज़ हुआ वो बताओ कि भाई कौन-सी पॉलिसी हमने लगाई थी इस नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। बेसिकली जो भी कैप्शन है उसपे कौन-सी पॉलिसी लगी हुई है। मान लो अगर डेप्रिसिएशन का हमने नोट्स टू अकाउंट बनाया तो कौन-सी पॉलिसी लगा रखी है हमने। हमने डब्ल्यूडीवी लगा रखी है, हमने एसएलएम लगा रखी है, कौन-सी अकाउंटिंग पॉलिसी लगा रखी है तो वो डिफाइन करो। उसके बाद अगर कोई भी कंटीजेंसीज़ है, अब कंटीजेंसीज़ क्यों आती है? मान लो हमारा गवर्नमेंट का कोई लॉ सूट चल रहा है, क्लेम चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो हमारी हो सकता है कि कंटीजेंसी अराइज़ हो, तो वो कंटीजेंसी भी आपके नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर दिखाओ। उसके बाद रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांज़ैक्शन हुई है वो दिखाओ। अगर कोई और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको लगती है तो वो दिखाओ जिससे फाइनेंशियल पोज़ीशन जो है कंपनी की इम्पैक्ट हो। जैसे कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी की इन्वेस्टमेंट, कंपनी की बोरिंग्स, लगता है कि अगर इससे कुछ चीज़ें इम्पैक्ट होंगी तो वो भी अलग से नोट्स में दिखाओ। एप्रोप्रिएट फॉर्मेटिंग करो नोट्स की और अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करके चलो। कुछ मेन नोट्स इसको याद करने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं। भाई कोई भी कैप्शन उठा लेना बैलेंस शीट का, कोई भी कैप्शन उठा लेना पीएनएल का, सबके नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, सबके बनते हैं। अगर आप वैसे बड़े लेवल पे जाओगे ना तो हर आइटम का नोट्स टू अकाउंट बनता है। तो क्या मुझे इसको याद करने की ज़रूरत है? नहीं, खुद से लिख के आना। फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब आप खुद से बना सकते हो। डन? सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होती है एज़ पर एएस 17। अब देखो सिंपल चीज़ सेगमेंट रिपोर्टिंग मुझे क्या कहती है? सेगमेंट रिपोर्टिंग एक तरीके से सिंपल सी चीज़ ये बताता है कि भाई अगर मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी के अंदर अलग-अलग सेगमेंट्स हैं। अलग-अलग सेगमेंट्स का मतलब क्या होगा कि मेरी कंपनी नॉर्थ में काम कर रही है, ईस्ट रीजन में काम कर रही है, वेस्ट रीजन में काम कर रही है। तो ये 3 अलग-अलग कंपनी के क्या हो गए? सेगमेंट्स हो गए। 3 सेगमेंट्स हो गए। तो उन सेगमेंट की आपकी अलग-अलग रिपोर्टिंग होगी। उन सेगमेंट के अलग-अलग एसेट्स होंगे जिनको हम सेगमेंट एसेट्स कहती हूँ। उन सेगमेंट के अलग-अलग एक्सपेंसेस होंगे जिनको मैं सेगमेंट एक्सपेंसेस कहती हूँ। तो बेसिकली सेगमेंट रिपोर्टिंग का कांसेप्ट ये कहता है कि अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, बिज़नेस के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, तो उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आपको सेपरेटली सेपरेटली रिपोर्ट करना है, ताकि आपके इकोनॉमिक डिसीजन के अंदर आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सको। तो एज़ पर एएस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग जो होती है, जो आईसीएआई ने बताई है, उसके अंदर क्या आती है, ऐसी कंपनीज़ अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करेंगी अपने बिज़नेस सेगमेंट की। अपने बिज़नेस सेगमेंट की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को उन्हें रिपोर्ट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? उनको डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करते हैं। की रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिकली सबसे पहले ढूँढो कि आपका बिज़नेस सेगमेंट कौन-सा है? किस प्रोडक्ट सर्विस का आपका सेगमेंट है? डिस्क्लोज़ करो अपने सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन कि उसका कितना रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंस है, उस सेगमेंट में कितना एसेट लगा हुआ है, कितनी उसमें लायबिलिटीज़ लगी हुई है। फिर उसके बाद प्रिपेयर करो सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन को, सेगमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलग से बनाओ। फिर सेगमेंट के परफॉर्मेंस को मेजर करो कि क्या वो सेगमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है। सिंपल चीज़ सेगमेंट रिपोर्टिंग का पर्पस क्या होता है? देखो अलग-अलग सेगमेंट्स हैं। आप मान लो कि कंपनी के मान लो 10 सेगमेंट्स हैं, तो उसको एसरटेन करना है कि भई मुझे कौन-सा सेगमेंट चलाना है और कौन-सा सेगमेंट बंद करना है। तो वो अलग-अलग सेगमेंट की क्या करती है? रिपोर्टिंग करती है। ये डिटरमाइन करने के अंदर कि भई अच्छा ये सेगमेंट प्रॉफिट दे रहा है, इसको रखेंगे। ये लॉस दे रहा है, इसको बंद कर देंगे। ये लॉस दे रहा है, इसको बंद कर देंगे। इसका प्रॉफिट बहुत ही कम है, फिर भी बढ़ नहीं रहा, ग्रोथ नहीं आ रही प्रॉफिट में, तो इस सेगमेंट को भी हम बंद कर देंगे। तो बेसिकली किस सेगमेंट को हमें रखना है, किस सेगमेंट को नहीं रखना, वो मेजर करने के लिए हम सेगमेंट रिपोर्टिंग करते हैं। इवैल्यूएट करने के लिए कि एक सेगमेंट की परफॉर्मेंस क्या है। रिस्क को अनसर्टेनिटीज़ का डिस्क्लोज़र करने में हेल्प करता है और हमें ज्योग्राफिकल सेगमेंट का डिस्क्लोज़र देने में हेल्प करते हैं। ज्योग्राफिकल सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट जो कि लोकेशन की वजह से डिफरेंशिएटेड है। उसमें अलग प्रोडक्ट सर्विस नहीं बन रहा, लोकेशन की वजह से कि एक जो सेगमेंट है वो दिल्ली में बन रखा है, एक सेगमेंट जो है वो हरियाणा में, एक सेगमेंट जो है वो यूपी में है। तो बेसिकली ज्योग्राफिकली अगर वो डिफरेंट है, लोकेशन उसकी डिफरेंट है, तो वो ज्योग्राफिकल सेगमेंट आपका हो गया। डन? ओवरऑल सेगमेंट रिपोर्टिंग एज पर एएस 17 प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रोवाइड्स करता है यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर अंडरस्टैंडिंग, लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है कि एक जो पर्टिकुलर सेगमेंट है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसके साथ क्या रिस्क जो है वो एसोसिएटेड है। डन है। रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को।
समझ में आ गया? उसके बाद सस्टेनेबल रिपोर्टिंग क्या होता है? बेसिकली एक डिस्क्लोजर है, कम्युनिकेशन है, किसके ऊपर? ईएसजी गोल्स के ऊपर। मैंने आपको बताया था, पहले बताया था ईएसजी गोल्स, तो ईएसजी गोल्स के ऊपर आपकी क्या ये डिस्क्लोजर और कम्युनिकेशन है। ईएसजी का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के अंदर हम अपने ईएसजी गोल्स के बारे में डिस्क्लोज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि कंपनी कितने अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रही है इसके अंदर। ये बेसिकली इसमें में बात करते हैं कॉर्पोरेट रेपुटेशन की, कैसे हम कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, कैसे हम इनोवेशन को इंक्रीज करते रहे और कैसे हम रिस्क मैनेजमेंट को इंप्रूव करें, देन अच्छे तरीके से रिस्क को मैनेज करें, कंपनी के विजन के बारे में, न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में, न्यू प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, इकोनॉमिक सोशल और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के बारे में हम इसमें बात करते हैं, किसमें? ईएसडी के अंदर, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के अंदर। काफी सारे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के, कि ये सब चीजें हमें चेक करनी होती है जब हम एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग बना रहे हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है कंपनी का, कंपनी की वीकनेस क्या है, ग्रोथ क्या है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कितनी है, एक्सपेंशन का क्या प्लान है उसका, डिसीजन सपोर्ट क्या है, गोल की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेगा, कौन सी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो इनिशिएट कर रहे हैं, इकोनॉमिक एंगेजमेंट या फिर एम्प्लॉय एफिशिएंसी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। डन। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग प्रोविजंस क्या कहते हैं? कहते हैं सेबी ने, सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लास्ट डिकेड में क्या किया था? बेसिकली एक न्यू फॉर्मेट बनाया था सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का 2021 के अंदर। सेबी ने 2021 के अंदर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का एक नया फॉर्मेट बनाया, जिसको वो BRSR कहता है। अब BRSR का मतलब क्या होता है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, BRSR का मतलब होता है, जो कि सेबी ने बनाई थी एक ऐसी रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी की फॉर्मेट 2021 के अंदर, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है उसको दिखाता है, लिंक करता है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को विद ईएसडी परफॉर्मेंस, कि कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है और एज पर इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस गोल्स आपको कैसा परफॉर्म करना चाहिए। तो एक तरीके से लिंक एस्टैब्लिश करता है। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले 2012 के अंदर BRR रिपोर्ट इंट्रोड्यूस हुई थी, विच इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। BRR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट इंट्रोड्यूस हुई थी, जो वो भी सेम काम करती थी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ईएसजी परफॉर्मेंस से लिंक करती थी। बट जो ये BRSR है वो ज्यादा कम्प्रीहेंसिव है, वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा मीनिंगफुल है, उसके अंदर ज्यादा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है। देन आप क्या कह रहे हैं? एक तरीके से रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो था 2022 के अंदर, 2022 में ऑप्शनल था, 2023 से वो मैंडेटरी कर दिया गया, जिसमें इंडिया की टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज आती हैं। अगर आप लिस्टेड कंपनी नहीं हो या फिर आप टॉप 1000 के अंदर नहीं आ रहे, तब आप वॉलंटरी अपने बेसिस पे वो काम कर सकते हो। देखो यही चीज लिख रखे हैं, जो रिपोर्टिंग का फॉर्मेट है वो पहले तो ऑप्शनल था, बाद में मैंडेटरी कर दिया। किन के लिए? 1000 लिस्टेड कंपनी के लिए इंडिया के अंदर, जो मैंडेटरी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। वाइल दीज आर नॉट मैंडेटरी रिपोर्टिंग प्रिंसिपल फॉर कंपनीज, ये मैंडेटरी नहीं है उन कंपनीज के लिए जो कि टॉप 1000 के अंदर नहीं आती, वो स्टिल उनको फॉलो कर सकता है अपनी खुद की वॉलंटरी इच्छा से। डन। समझ में आ गया कि टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए तो ये जो रिपोर्ट है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, वो इंपॉर्टेंट है, वो मैंडेटरी है। पर जो कंपनीज टॉप 1000 में नहीं आती, वो अपनी मर्जी से चाहे तो उस चीज की रिपोर्टिंग को फुलफिल कर सकती है। अब जो BRSR की गाइडलाइंस है, वो एक तरीके का क्वेश्चन है जो कि 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहले सेक्शन के अंदर जनरल डिस्क्लोजर की कंपनी क्या है, रजिस्ट्रेशन के बारे में, कंपनी के क्या प्रोडक्ट बनाती है, कितने एम्प्लॉयज है, क्या टर्नओवर रेट है कंपनी का, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है स्टेक होल्डर्स को तो उनका ग्रीवियंस रिड्रेसल, उनकी प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगी। सेक्शन बी के अंदर हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर के बारे में, जिसमें बात करते हैं हम अपनी NGRBC, नेशनल गाइडेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट प्रिंसिपल्स के बारे में, कि आप कैसे बिजनेस को कैसे ऑपरेट कर रहे हो, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, क्या प्रोसेस है आपका। समझ में आ गया? थर्ड चीज, आप बेसिकली प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर करते हो। क्या है? SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टोटल कितने हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या 9 प्रिंसिपल्स बनाए हैं, कि इन डेवलपमेंटल गोल्स को हम कैसे अचीव करेंगे इन 9 प्रिंसिपल्स के थ्रू। इसकी कुछ नहीं, एक जनरल रीडिंग लगा लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आप लर्न भी नहीं कर सकते। देखो इतने सारे डेवलपमेंट गोल्स आप खुद नहीं लर्न नहीं कर सकते, इसकी बस रीडिंग लगा के एक बार छोड़ देना। मैं 1 सेकंड का पॉज लेती हूँ, 1 सेकंड का पॉज ले रही हूँ, फटाफट से रीड लगा लो, साथ साथ करो यार, बात के लिए कुछ नहीं रखना। एक बारी में हम अभी आए हैं, अभी करके जाएंगे आपके साथ ही, बस। लगा लिया आपने रीडिंग, चले आगे चलो।
ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग क्या होती है? भाई ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, किसके रिस्पेक्ट से? सोशल, एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल। एनवायरमेंटल, सोशल एंड फाइनेंशियल कैसे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है, वो हमारा ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग के अंदर आता है। इसके अंदर बिजनेस कम्युनिकेट करते हैं उनके इम्पैक्ट को, कि इट इज़ मोर सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, इट हेल्प बिजनेस कम्युनिकेट देयर इम्पैक्ट, कि भाई क्या इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर आ रहा है, पर्टिकुलरली एनवायरमेंट का और सस्टेनेबल एनर्जी इंडस्ट्रीज का बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये बेसिकली फोकस करता है 3 पीस पे। 3 पी क्या हो गए बेटा आपके? प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट। रेदर देन फोकसिंग ऑन जनरेटिंग प्रॉफिट, ये बेसिकली फोकस करता है आपके बॉटम लाइन के ऊपर। बॉटम लाइन क्या है आपकी? 3 पीस क्या आपके? प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, हर कंपनी चाहती है कि उसका जो तरीके से उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, पर ट्रिपल बॉटम लाइन की रिपोर्टिंग क्या कहती है कि प्रॉफिट प्रॉफिट छोड़ो, आप फोकस करो किसके ऊपर? आपने स्टैंडर्ड बॉटम लाइन पे। समझ में आ गया? ये क्या कहते हैं कि दे आर बेस्ट टू वर्क फॉर द प्लैनेट। बिजनेस को काम करना चाहिए कि वो प्लैनेट के लिए अच्छा करे, सारे लोगों के लिए अच्छा करे और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा करे, और ये अच्छा करते करते वो अपना प्रॉफिट अर्न करे। तो पीपल, प्लैनेट, प्लैनेट के लिए अच्छा करे, लोगों के लिए अच्छा करे, फ्यूचर के लिए अच्छा करे और करते करते अपना प्रॉफिट जनरेट करे। देन ट्रिपल बॉटम लाइन को मेजर कैसे करते हैं? इकोनॉमिक या फाइनेंशियल में क्या क्या चीजें हम चेक करते हैं? सेल्स, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टैक्स कितने पे किए, कैश फ्लो, सप्लायर रिलेशन, जॉब क्रिएटेड, ये सब चीजें हम इकोनॉमिक में चेक करते हैं। इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल में क्या चेक करते हैं? कितना पॉल्यूशन वो कर रहे हैं, कितना परसेंट वो रिसाइकिल कर रहे हैं, क्या वाटर एनर्जी यूज है, प्रोडक्ट इंपैक्ट क्या आ रहा है, कार्बन की फुटप्रिंट्स, कितना कार्बन जो है वो एमिट कर रहे हैं। सोशल में क्या चेक करते हैं? एम्प्लॉय के क्या रिलेशन है, हेल्थ एंड सेफ्टी का रिकॉर्ड्स है, कम्युनिटी का क्या इम्पैक्ट है, प्रोड्यूसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब एडवांटेज का ट्रिपल बॉटम लाइन की बेसिकली हेल्प करता है एक कंपनी को अंडरस्टैंड करने में कि क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट का या सोसाइटी का, इन एडिशन टू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। भाई फाइनेंशियली जैसे भी परफॉर्म कर रहे हो वो तो वेल एंड गुड है, बट आपकी एक्टिविटीज का इन्वायरमेंट पे, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करता है ट्रिपल बॉटम लाइन। देन इम्प्रूव स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट। भाई जितने अच्छे तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट के लिए कमिटेड रहेंगे, उतने अच्छे तरीके से हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, हमें एक तरीके का स्टेक होल्डर हम पे ट्रस्ट दिखाएंगे, कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। एक तरीके से एक अच्छी इमेज जो है कंपनी की एक्टिविटीज की उनके माइंड के अंदर जाएगी। किस वजह से? जब हमारे ट्रिपल बॉटम लाइन के थ्रू हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कम जो हमारी रेपुटेशन है वो एनहांस होगी, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर्स, हमारे इन्वेस्टर्स इंटरेक्ट होंगे, हमारी एक पॉजिटिव रेपुटेशन बिल्डअप होगी। हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, जिसको हम अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ करके हम इम्प्रूव कर सकते थे, हमें वो आइडेंटिफ़ाई होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, जिससे हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ होगी। इम्प्रूव होगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट, जिसकी क्या कह रहे हैं कि हम रिस्क को मैनेज कर पाएँगे, जिसके अंदर हमारे रेपुटेशनल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क, सारे जो भी रिस्क आते हैं, जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर, वो सारे रिस्क को हम मिटिगेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हम ट्रिपल बॉटम लाइन के थ्रू काम करें, अगर हम ट्रिपल बॉटम लाइन के थ्रू काम करें तो। देन फिर आता है मेरा क्वेश्चन, कॉर्पोरेट सोशल सीएसआर रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। अब सीएसआर रिपोर्टिंग क्या कहते हैं? सिंपल सी चीज ये कहते हैं कि अगर आप एक कोई भी इंडस्ट्री है, अगर एक कोई भी कंपनी है, वो सोसाइटी के रिसोर्स को यूटिलाइज करके, सोसाइटी के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अपना काम कर रही है, अपनी ग्रोथ कर रही है, तो अगर वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है तो उस प्रॉफिट का 2%, उस प्रॉफिट का 2%, पर वो प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में जितना भी प्रॉफिट उसने कमाया, उसका कुछ नहीं, सिर्फ 2% सोसाइटी को ही दे दे। भाई आपने सोसाइटी से लिया, आपने अपने इन्वायरमेंट से लिया, उसके रिसोर्सेज को यूज किया, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, तो उसी को ही अपने प्रॉफिट का 2% हिस्सा दो। वो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमारा स्टेटमेंट कहता है। डन। बेसिकली ये इंटीग्रेट करता है सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट एंड द कम्युनिटी, एक तरीके से बैलेंस बना के चलता है आपके इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर। ये नहीं देखता कि आपकी कंपनी प्राइवेट है, पब्लिक है, 1% कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, कोई भी कंपनी है, मुझे मतलब नहीं है। अगर ये मेरा क्राइटेरिया फुलफिल है तो आपको सीएसआर करना ही पड़ेगा। क्या क्राइटेरिया है? आपकी अगर नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ से ज्यादा की है, अगर आपकी नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ से ज्यादा की है, या फिर आपका जो एनुअल टर्नओवर है, जो रेवेन्यू आपका 1000 करोड़ से ज्यादा का है, या फिर आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज्यादा का है, अगर कोई भी कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो आपको सीएसआर कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी और अपने प्रॉफिट का 2% जो होगा वो उन एक्टिविटीज के अंदर लगाना पड़ेगा। अब बेसिकली सीएसआर कमेटी के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? अगर आपकी जो कंपनी है, अगर आपकी जो कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है, अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, तो 3 या से ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए, जिसके अंदर से एक जो होगा वो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 2 डायरेक्टर आपके सीएसआर कमेटी के अंदर होने चाहिए, जिसमें से एक जो होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। अगर आपकी फॉरेन कंपनी है तो 2 डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें से एक
एक डायरेक्टर जो है वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। एक डायरेक्टर रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो ये कमेटी की रिक्वायरमेंट्स आ गई। काम क्या करेंगी वो कमेटी? बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर कमेटी काम क्या करेगी? फॉर्मुलेट करेगी भाई सीएसआर पॉलिसी को कि ये भाई हमारी पॉलिसी है, इतना परसेंट लगाएंगे, इस एक्टिविटीज में लगाएंगे। रिकमेंड करेगी बोर्ड को कि इन एरियाज के अंदर आप अपना पैसा खर्च करो। बेसिकली रिकमेंड करेगी कितना बजट आपको खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, वो सब चीजें फॉर्मुलेट करके देगी। और खर्च किया क्या नहीं किया मॉनिटर भी करेगी उस चीज को। इंप्लीमेंट कराएगी सीएसआर एक्टिविटीज को इन एडरेंस विद द सीएसआर पॉलिसी। जो पॉलिसी में कहा था कि हम सोच रहे थे कि हम एजुकेशन में इतना खर्च करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान में इतना खर्च करेंगे, पीएम रिलीफ फंड के हिसाब से हम इतना खर्च करेंगे, क्या वो उस एक्टिविटीज में जा रहा है कि नहीं जा रहा, उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करवाएगी। डन। डिस्क्लोजर्स। These disclosure not only help companies टू बी कम्पिटेटिव बट ऑल्सो असिस्टेड। जब हम डिस्क्लोजर्स दे रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे असिस्ट करता है हमें? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिस्क्लोजर। इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, अच्छा भाई कंपनी तो प्रॉफिट मेकिंग है, अच्छा काम भी कर रही है, सोसाइटी के लिए कंसर्न भी रखती है, तो इस कंपनी के अंदर सस्टेनेबिलिटी इंश्योर्ड है, तो इस कंपनी में पैसा लगाएंगे। आपके शेयर होल्डर को वैल्यू मिलती है, बिजनेस के स्टेक होल्डर को वैल्यू मिलती है, अपने कस्टमर्स का जो हमारे कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप कोई भी काम अच्छा करते हो, आपको याद है एडवर्टीजमेंट आती थी एक निहार शांति आमला की। तो निहार शांति आमला क्या कहता था कि 2% सॉरी 5% कहते थे शायद, कि इनका 5% जो होगा उनके प्रॉफिट का वो शिक्षा की ओर जाएगा। बेसिकली 5% जो भी इनका प्रॉफिट होगा वो एजुकेशन में डाल देंगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से कस्टमर भी अट्रैक्ट होता था उन चीजों को लेकर कि हाँ भाई दूसरों का बेनिफिट हो रहा है, सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा है, तो इसी का ही प्रोडक्ट खरीदूंगा मैं। पॉजिटिव आपकी ब्रांड की एनहेंसमेंट होती है। अब सीएसआर रिपोर्ट के अंदर क्या क्या जाता है? आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डॉक्यूमेंट्स जाते हैं जिसके अंदर आप अपनी सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को दिखाते हो। कॉम्पोजिशन आपके सीएसआर कमेटी का क्या है वो बताते हो। आप बताते हो कि आपका एवरेज नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का, उसका 2% जो है हम सीएसआर एक्टिविटी में लगाएंगे। इसके ऊपर ही आपका एक डिटेल क्वेश्चन बन के आता है। आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आता है यूनिट 5 में से, वो इसी चीज से बन के आता है कि आपको पिछले साल का प्रॉफिट दे देंगे, उसका आपको एवरेज करना है, उसका 2% निकालना है और वो आपको सीएसआर दिखाना है कि इतना आपको सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर खर्च करना है। सीएसआर कितना स्पेंड किया, अगर आपने स्पेंड करने में फेल हो गए 2%, तो उसके रीजन बताओ कि क्यों आप फेल हो गए। समझ रहे हो? और एक चेकलिस्ट है इसकी, नॉर्मल आप रीडिंग लगा लेना। तो जो इम्पोर्टेंट था सीएसआर का वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। अब देखो सेगमेंट एसेट्स क्या होते हैं, सेगमेंट लायबिलिटीज क्या होती है। देखो सेगमेंट एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे एसेट्स, ऐसे ऑपरेटिंग एसेट्स जो कि एक सेगमेंट के अंदर हमने एम्प्लॉय कर रखे हैं, जो कि इधर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है उस सेगमेंट से, या फिर हम उस सेगमेंट पे उसको रीजनेबली बेसिस पे डाल सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। तो सेगमेंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, या फिर उस सेगमेंट पे हम एलोकेट कर सकते हैं रीजनेबल बेसिस के ऊपर। मान लो एक एसेट है, वो सेगमेंट ए सेगमेंट बी दोनों पे है, तो या तो सेगमेंट ए से डायरेक्टली है, डायरेक्टली हो सकता है, या फिर ए बी दोनों में काम आ रहा है, तो हम रीजनेबली उसको एलोकेट कर सकते हैं ए के ऊपर कि हाँ ए पे 50% जाएगा, बी पे 50% जाएगा, जो भी रेशियो है, तो वो आपके सेगमेंट एसेट्स होते हैं। ऐसे ही इसके उल्टा है सेगमेंट लायबिलिटीज। ऐसी आपकी ऑपरेटिंग लायबिलिटीज होती है जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं आप एक सेगमेंट के ऊपर, या फिर आप रीजनेबल बेसिस पे उसको एलोकेट कर सकते हो। इसके अंदर आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटीज नहीं आती, इसके अंदर आपके इनकम टैक्स एसेट नहीं आते। तो क्या चीज एक्सक्लूड करने को बोलिए? इनकम टैक्स की लायबिलिटी और इनकम टैक्स के एसेट्स। अब बताओ लिस्ट ऑफ कंटेंट ऑफ डीआरएस, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती है। बेसिकली आपके एनुअल अकाउंट्स जो कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, प्रॉपर सफिशिएंट आपने केयर रखी है अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, जो भी आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं वो गोइंग कंसर्न के हिसाब से करे हैं, जो भी आपके डायरेक्टर है लिस्टेड कंपनी के उन्होंने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को फॉलो किया है, और बेसिकली डायरेक्टर ने प्रॉपर सिस्टम डाल रखा है अपने कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए, जो भी लॉज रेगुलेशन एप्लीकेबल है उनके कंप्लायंस के लिए डायरेक्टर ने प्रॉपर सिस्टम लगा रखा है। ये सारी चीज आपकी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर आती है। अब बेसिकली कुछ पॉइंट है, वेरी वेरी इजी शॉर्ट नोट्स के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? एक तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस है, कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए चेक एंड बैलेंसेस है। देखते हैं विच इंश्योर्स कंपनीज डिस्चार्ज देयर अकाउंटेबिलिटी टू ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड एक्ट इन सोशल रिस्पॉन्सिबल वे, कि कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने स्टेक होल्डर्स को दे दे और एक रिस्पॉन्सिबल वे में काम करे, अपनी बिजनेस एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल वे में काम करे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट बेसिकली वैल्यू क्रिएट करवाती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, कि आपके जो स्टेक होल्डर है उनका इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड रहे। आप अपनी कंपनी के जो कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स है, पॉलिसीज है, प्रैक्टिसेस है, उस सब चीजों को कम्युनिकेट करो अपने स्टेक होल्डर्स के थ्रू, और किस थ्रू? रिपोर्ट के थ्रू, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट के थ्रू। तो एक तरीके से ऐसी रिपोर्ट है जो कि स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रही है, उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है, कंपनी की जो भी पॉलिसीज प्रैक्टिसेस है उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जो है कंपनी के स्टेक होल्डर को कैसे मिलती है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के थ्रू। ठीक है, डन।
सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, भाई बहुत तरीके के ऑडिट होते हैं, इंटरनल ऑडिट होता है, स्टैट ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट होता है। एक और ऑडिट होता है जिसको हम कहते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट। कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, सीएस इन प्रैक्टिस करता है। बेसिकली कंपनी के सारे, कंपनी लॉ के सारे कंप्लायंस को इंश्योर करता है। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी लॉ के सारे कंप्लायंस को इंश्योर करता है और अदर एप्लीकेबल लॉ जो भी कंपनी पे लग रहे हैं उनको इंश्योर करता है। कंप्लायंस उनका कि कंपनी जो है सही तरीके से सब चीजों को कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? हर लिस्टेड कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना होता है। यस मैम। पब्लिक कंपनी हो जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा की उसको करवाना होता है। पब्लिक कंपनी जिसकी टर्नओवर जो है 200 250 करोड़ से ज्यादा की उसको करवाना होता है। सेक्रेटरियल ऑडिट जो है वो मैंडेटरी है प्राइवेट कंपनी के लिए जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। ये पब्लिक कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है प्राइवेट कंपनी तो उसके लिए भी मैंडेटरी होता है सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या चीजें होती है? डीआरएस, ये मैंने बेटा आपको यहाँ पे करा दी कि कंटेंट्स ऑफ डीआरएस यहाँ से कवर हो गए आपके। उसके बाद बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है? वही चीज बताई मैंने आपको। सेबी ने प्रेस्क्राइब करी कुछ ऐसी कंपनी जिन पे मैंडेटरी रेगुलेशन लगाना और बेसिकली बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस बताती है हर लिस्टेड कंपनी की। हर लिस्टेड कंपनी की जो उसको प्रैक्टिसेस करनी चाहिए वो प्रैक्टिसेस जो होती है वो स्टेटमेंट के अंदर होती है। बिजनेस सेगमेंट या जोग्राफिकल सेगमेंट क्या होता है? एक ऐसा सेगमेंट जो कि आपके और सेगमेंट से अलग है, जिसके अंदर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो या फिर रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो, जिसकी अलग रिस्क है, अलग रिटर्न है, जो कि अदर सेगमेंट से अलग है, डिफरेंट, वो बिजनेस सेगमेंट है। पर वही चीज अगर मैं जोग्राफिकल ले जाऊं कि उसके अलग रिस्क रिटर्न है, अलग उसके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है और बेसिकली जिसको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो और इन्वायरमेंट से और सेगमेंट से बिल्कुल ही अलग है, तो वो जोग्राफिकल सेगमेंट हो गया। बिजनेस सेगमेंट मतलब ऐसा सेगमेंट जिसकी अलग प्रोडक्ट सर्विस है या फिर वो दूसरे सेगमेंट से अलग है। जोग्राफिकल सेगमेंट मतलब एक ऐसा सेगमेंट जो कि लोकेशन वाइज और सेगमेंट से अलग है। सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सेगमेंट रेवेन्यू मैंने वही बताया कि ऐसा रेवेन्यू जो कि हम एक सेगमेंट पर डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि भाई इस सेगमेंट का ये रेवेन्यू है, या फिर उसको रीजनेबली एलोकेट कर सकते हैं, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजेक्शन विद अदर सेगमेंट टू द एंटरप्राइज, या फिर वो रेवेन्यू जो और सेगमेंट के साथ हमने किया है, देन और सेगमेंट से ट्रांजेक्शन करते हुए हमने किया। तो सेगमेंट रेवेन्यू में तीन चीजें आती है। ऐसा रेवेन्यू जो कि एक सेगमेंट ए का पर्टिकुलरली उसी का ही है, ऐसा रेवेन्यू जो ए और बी का है पर डायरेक्टली बता सकते हैं कि ए का कितना है, और ऐसा रेवेन्यू जो कि ए बी के साथ ट्रांजेक्शन करते हुए हमने अर्न किया, डन। और ऐसा ही उसका सेम होता है सेगमेंट एक्सपेंस के अंदर कि ऐसा रेवेन्यू, ऐसा एक्सपेंस जो कि एट्रीब्यूटेबल है, डायरेक्ट एलोकेट कर सकते हैं हम रीजनेबल बेसिस के ऊपर, डन। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, क्या ना कंपनी हैज इट्स ओन इंटर कंपनी ट्रांसफर पॉलिसी एज पर एएस 17? क्या कंपनी की खुद की इंटर कंपनी ट्रांसफर पॉलिसी हो सकती है? यस, कंपनी अपनी खुद की इंटर कंपनी ट्रांसफर पॉलिसी एस्टैब्लिश कर सकती है एएस 17 के अंदर। हाउएवर जो हमारी पॉलिसी है वो हमारे प्रिंसिपल, हमारे रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन करनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन यूजर को होनी चाहिए। क्या क्या चीजों को हम ध्यान में रखेंगे? बेसिकली हमारी जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं उसमें फेयर एलोकेशन, हमारी कॉस्ट का भी और हमारे रेवेन्यू का भी, वही चीज मैं सेगमेंट रेवेन्यू सेगमेंट एक्सपेंस का फेयर एलोकेशन हो, सब चीजों डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट उसकी मैंडेटरी हो, वो चीजें फॉलो हो रही हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और जो भी हमारे रेगुलेटरी नॉर्म्स है उनका अलाइनमेंट रहे उनके साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, उनके अलाइनमेंट में हम वो सारे रेगुलेटरी नॉर्म के अलाइनमेंट में हम सारे ट्रांसफर करें। समझ में आ गया? तो पूछ रहे क्या ना कंपनी हैज इट्स ओन इंटर कंपनी ट्रांसफर पॉलिसी, कि हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करेंगे एएस 17 के हिसाब से, क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पर ये चार चीजों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। समझ में आ गया? एक तरीके से कोशिश करी मैंने आपको कि कम टाइम में आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट करवा दूं मैं। कोई डाउट कंफ्यूजन है बेटा? यहाँ तक सब कुछ ओके है? वी आर डूइंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ आर यूनिट नंबर 5, ठीक है। अब यूनिट 5 में एक चीज समझो, दो ही टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक तो आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग के ऊपर और दूसरा आपका सीएसआर के ऊपर। दो टाइप के क्वेश्चन बनता है, तीसरा कोई टाइप का क्वेश्चन बनता नहीं, दोनों मैं आपको करवा देती हूँ। सबसे पहले आज आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, सीएसआर के क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? कह रहा है नेट प्रॉफिट ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर्स 2022-23, 21-22, 2021, 19-20 एंड 18-19, कितना कितना ये हमारा प्रॉफिट गिवन है रिस्पेक्टिवली। ठीक है मैम। ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 कंपनी ने 7 लाख रुपए खर्च करे मेडिकल ट्रीटमेंट पे, 3 लाख रुपए खर्च करे एजुकेशन पे, किसकी 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 किसकी? मैम एम्प्लॉइज की। अच्छा ठीक है मैम, आगे चलो आगे। 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे स्वच्छ भारत कोष में और 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे ट्रेनिंग देने में लोकल स्पोर्ट पर्सन को, ताकि रूरल का जो स्पोर्ट है वो एंकरेज हो। आपको बताना है कि सरप्लस कितना है और शॉर्टफॉल कितना है सीएसआर के अंदर। तो देखो प्रोविजन सिंपल सा ये कहता है कि सीएसआर को कितना करना है, सीएसआर को कितना करना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है, कितना? पास्ट 3 इयर्स का, और एवरेज प्रॉफिट का क्या करना है? 2% निकालना है। तो इतना आपका क्या होना चाहिए था, इतना आपका स्पेंड होना चाहिए था। एक्चुअल में आपने माइनस कर दो, एक्चुअल में आपने कितना किया, एक्चुअल में आपने मान लो समथिंग समथिंग अमाउंट करी, तो जो भी निकल कर आया वो आपका शॉर्टफॉल
या फिर आपका एक्सेस निकल कर आएगा। अब एक चीज़ और ध्यान में मुझे आपको पढ़ानी है, सिंपल चीज़ क्या है, एक्टिविटीज़ जो कि सीएसआर एक्टिविटीज़ से एक्सक्लूड है। मतलब सिंपल चीज़ कहने का ये मतलब है कि अगर आप इन चीज़ों में पैसा खर्च कर रहे हो अपना, इन चीज़ों में पैसा खर्च कर रहे हो, तो हम ये नहीं मानेंगे कि आपने सीएसआर एक्टिविटी में पैसा खर्च किया, हम इसको वो पैसा मानेंगे ही नहीं। तो देखो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, अगर आपने कोई भी पैसा खर्च किया, सीएसआर के नाम पे पैसा खर्च किया कह के कि ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस था। बेसिकली सीएसआर में मान लो आपको 10 लाख रुपए खर्च करने थे, 10 लाख रुपीज़ का खर्चा करना था। आपने उसमें से 2 लाख रुपए जो थे अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस के अंदर खर्च कर दिए, तो वो सीएसआर की रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट नहीं माना जाएगा। तो सिंपल चीज़ समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं? ऐसे चीज़ें अगर ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने पैसे आपने डाले, स्पेंड करे और कहा कि मैंने सीएसआर के लिए काम किया, तो वो चीज़ें नहीं मानी जाएगी सीएसआर के लिए। कौन-कौन सी चीज़? अगर आपने अपनी कोई भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ के अंदर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी में पैसे खर्च करे, तो सीएसआर के लिए नहीं माना जाएगा। कोई भी अगर आपने एक्टिविटी करी आउटसाइड इंडिया, तो सीएसआर के लिए नहीं माना जाएगा। सीएसआर का पर्पस ये है कि इंडिया की डेवलपमेंट हो, इंडिया के लिए काम करो। अब इंडिया की कंपनी में रह के, बे समझ रहे हो? इंडिया में रह के, इंडिया के रिसोर्स को यूटिलाइज़ करके, इंडिया के बाहर जाके पैसा खर्च करके आओगे, तो गवर्नमेंट मानेगी? बिल्कुल भी नहीं मानेगी। तो अगर आपने इंडिया के बाहर जाके कुछ भी काम किया, पैसा खर्च किया, तो वो सीएसआर में काउंट नहीं होगा। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी पैसा दे दिया, कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, पैसा खर्च करना है, 2 करोड़ रुपए मेरे को सीएसआर में खर्च करना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं बीजेपी को जिताएँगे, पॉलिटिकल पार्टी को हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो भी सीएसआर एक्टिविटी में नहीं माना जाएगा। अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया जिससे आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज़ का बेनिफिट हो रहा हो, तो भी सीएसआर में नहीं माना जाएगा। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको मार्केटिंग बेनिफिट मिल रहे हो, मतलब मान लो कहीं पे ना बहुत अच्छा मैच चल रहा था, कोई इवेंट चल रहा था, आपने स्पॉन्सरशिप कर दी, समझ रहे हो? आपने पैसा दे दिया, आपका ब्रांड नेम आ गया, आपका वहाँ पे बोर्डिंग्स लग गए, होर्डिंग्स लग गए, आपका खूब प्रमोशन हो गया, तो वो भी आपका सीएसआर में माना नहीं जाएगा। और अगर आपने कोई भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए पैसा दिया, आपके ऊपर जीएसटी की पेमेंट लग रखी थी, आप पे टैक्स की पेमेंट लग रखी थी, आप पे पेनल्टी लग रखी थी, आपने वहाँ पे अपना पैसा दे दिया, तो आप सोच रहे हो मैंने सीएसआर कर दिया, वो भी है सीएसआर एक्टिविटी में काउंट नहीं होगा। समझ रहे हो? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेसिकली ऐसी 6 एक्टिविटीज़ हैं, जिसके अंदर आप पैसा डालोगे तो वो सीएसआर एक्टिविटी का पैसा काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहीं पे मैंने इसलिए आपको ये चीज़ हाइलाइट कराई थी कि देखो, यहाँ पे वो 7 लाख रुपए जो मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्च कर रहे थे और 3 लाख रुपए जो फ्री एजुकेशन के खर्च कर रहे थे, वो अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर कर रहे थे। और यहीं पे हमने पढ़ा कि अगर हम कोई भी यहाँ भी हमने पढ़ा कि अगर हम कोई भी एक्टिविटीज़ करें जिससे एम्प्लॉयी को बेनिफिट हो रहा है, तो वो सीएसआर में काउंट नहीं होगी। एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट हो रहा है इसलिए सीएसआर में काउंट नहीं होगी। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स कौन-कौन सा होगा? 2022-23 क्या ये वाला प्रॉफिट कंसीडर करेंगे 30 करोड़ का? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 2022-23 के अंदर ही तो हम निकाल रहे हैं, तो इससे पुराने वाला निकालेंगे हम। ठीक है? ये क्वेश्चन था आपके प्रीवियस ईयर से मैंने लिया था। तो अब बेसिकली सोचो कि ये आपका ईयर चल रहा है, तो खुद का जिस ईयर के अंदर आप हो, वो वाला ईयर नहीं निकालना, वो वाला ईयर नहीं लेना जिस ईयर के अंदर आप हो। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोलता है, बेसिकली इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या बोलती है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों का एवरेज लेना है। तो पिछले 3 साल कौन-कौन से हो गए? मैम 2021, 21-22, 2021 और 19-20। क्या मैम 18-19 होगा? नहीं, क्योंकि कहाँ तक लेना है, सिर्फ 3 साल तक लेना है, 3 मेरे खत्म हो गए, ये क्यों लूँ मैं? समझ में आ गया? तो उसके बाद मैं क्या लूँगी, 26 करोड़, 19 करोड़, 15 करोड़। 26, 19, 15 एवरेज निकाला तो डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो मेरा 20 करोड़ निकल कर आ गया, ठीक है? अब 20 करोड़ डायरेक्टली नहीं लेना, भूल मत जाना कि इसका मुझे 2% लेना है जो मैं सीएसआर में खर्च करूँगी। तो 20 करोड़ का 2% कितना होता है? 40 लाख मुझे सीएसआर में खर्च करना है। अब देखो खर्च किया कितना है? मैम 7 लाख नहीं लूँगी क्योंकि एम्प्लॉयी के लिए किया, 3 लाख भी नहीं लूँगी क्योंकि एम्प्लॉयी के लिए किया। मैं मैम 10 लाख ले लूँगी स्वच्छ भारत के लिए और 5 लाख ले लूँगी जो लोकल स्पोर्ट की ट्रेनिंग को दिए हमने, स्पोर्ट्स रूरल के स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। तो 15 लाख रुपए मानूँगी कि आपने खर्च कर दिए, 40 करने थे, 15 कर दिए, तो 25 लाख रुपए का आपने शॉर्टफॉल किया सीएसआर के अंदर। सिंपल प्लेन क्वेश्चन, इससे टफ कुछ नहीं है। समझ रहे हो? ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप आप अटेम्प्ट कर लोगे आसानी से। आ जाओ, एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ सेगमेंट रिपोर्टिंग का। इससे टफ सेगमेंट रिपोर्टिंग में भी क्वेश्चन नहीं बनता। सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन भी कर लो। आ जाओ फटाफट से। सेगमेंट रिपोर्टिंग में क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना होता। आपको अपने सेगमेंट को, आप जो भी सेगमेंट है, चाहे आपका ए है, बी है, सी है, डी है, उसको क्या करना होता है, उसे 3 बाइफरकेशन में तोड़ना होता है। सेगमेंट का रिवेन्यू, सेगमेंट का रिजल्ट, इसके अंदर सेगमेंट का प्रॉफिट या सेगमेंट का लॉस आता है, और सेगमेंट के एसेट्स। तो बेसिकली हम ये बताते हैं कि सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर हम ये बता रहे हैं कि ए, बी, सी, डी में से हम किसको अपना सेगमेंट माने, किसको एक इंडिविजुअल सेगमेंट माने और किसको नहीं माने। तो इसका प्रोविजन क्या कहता है? प्रोविजन कहता है कि अगर आपको एक सेगमेंट से 10% या उससे ज़्यादा का
10% उससे ज्यादा का रिजल्ट मिल रहा है, ज्यादा का रेवेन्यू मिल रहा है, ज्यादा का प्रॉफिट लॉस मिल रहा है, या ज्यादा के 10% ज्यादा के एसेट वो होल्ड करता है, तो वो आपका एक रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। उस सेगमेंट को आप अलग से रिपोर्ट करोगे अपने फाइनेंशियल के अंदर। अगर नहीं है तो वो आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा? क्वेश्चन आपको सेगमेंट दे देगा, बताएगा कि कौन से सेगमेंट आपके रिपोर्टेबल है और कौन से नहीं है। तो कुछ भी नहीं करना, इसका सिंपल सा फॉर्मेट चलता है। फॉर्मेट क्या कहता है आपको? सेगमेंट रेवेन्यू दिखा दो। मैम सेगमेंट रेवेन्यू दिखा दिया, कैसे? मैम कैसे कैसे आया? 100, 300, 200, 400, 100, 300, 200, 400 और 1000 आपका टोटल सेगमेंट रेवेन्यू आ गया। अब आप बताओ इसकी परसेंटेज, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्या बताना है कि सेगमेंट रेवेन्यू 10% या उससे ज्यादा का होना चाहिए। डन। तो देखो कैसे निकलेगा उसकी परसेंटेज। परसेंटेज सिंपल सी चीज है मैम, 100 डिवाइड बाय 1000 इंटू में 100। ठीक है। 300 डिवाइड बाय 1000 इंटू में 100। 30%, 10%, 20%, 40%। मुझे क्या बोला? 10% या उससे ज्यादा का होना चाहिए। मुझे क्या बोला? 10% से ज्यादा का होना चाहिए। तो फर्स्ट की बात करें तो जो रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स है वो क्या है? 10% से ज्यादा का है, एक्सटर्नल और इंटरनल सारे सेगमेंट्स को मिला के। तो क्राइटेरिया क्या है? ए पार्ट के अंदर अगर हम 10% रिवेन्यू देखें तो ए बी सी डी सारे के सारे सेगमेंट्स जो है वो मेरे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स होंगे, बिकॉज मेरा क्राइटेरिया क्या था? 10% या उससे ज्यादा की वो रिवेन्यू होल्ड करे। तो चारों के चारों सेगमेंट 10% ज्यादा का रिवेन्यू होल्ड कर रहे हैं, तो इसलिए चारों मेरे रिपोर्टेबल हो जाएंगे पहले केस के हिसाब से। सेकंड आ जाओ सेगमेंट रिजल्ट में, कितना आ रहा है? 40, 90, 110 और 10। टोटल हो गया 150। कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। इसके अंदर आपको प्रॉफिट अलग लिखना है, लॉस अलग लिखना है। तो आपको क्या करना है? बाइफ्रिकेट करना है। आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है? बाइफ्रिकेट करना है, प्रॉफिट अलग और लॉस अलग कर देते हैं मैम। प्रॉफिट आ जाओ, प्रॉफिट कितना है? 90 और 110। 90 और 110 मेरा प्रॉफिट आ गया। लॉस आ जाओ, लॉस कितना है? मैम लॉस है 40 और 10, तो 40 आ जाओ बेटा, 40 और 10 मेरा लॉस निकल कर आ गया। प्रॉफिट कितना आया टोटल में? मैम 200। लॉस कितना आया मेरा टोटल में? 50। यहाँ पे एक छोटी सी चीज एडिशनल ये क्या बोलता है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी हायर होगा उसके बेसिस पे आपको निकालना है। देखो सेगमेंट परसेंटेज ऑफ सेगमेंट रिजल्ट दैट इज एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस विच एवर इज हायर। तो इस चीज का बेटा बस हल्का सा ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो भी हायर होगा, चाहे प्रॉफिट हायर है चाहे लॉस हायर है, जो भी हायर होगा उसको बेस लेके हमें परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हायर दिख रहा है मैम 200 का, तो मैंने कुछ नहीं किया, 40 डिवाइड बाई 200 इंटू में 100। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90 डिवाइड बाई 200 इंटू में 100, 110 डिवाइड बाई 200 इंटू में 100, 10 डिवाइड बाई 200 इंटू में 100। तो बेसिकली कि डिवाइड किससे करूं मैं, किससे करूं, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हमने देखना है कि प्रॉफिट या लॉस में से जो भी ज्यादा है। अगर मान लो लॉस ज्यादा होता तो मैं यहाँ पे लॉस की चीजों से डिवाइड कर दी। ये मेरी बेटा सिंपल सी परसेंटेज निकल कर आ गई 20%, 45%, 55% एंड 5%। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या हुआ, जब हमने प्रॉफिट और लॉस से निकालने की कोशिश करी 10% और मोर अगर हम लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन कौन से होंगे मैम? सेगमेंट ए, बी और सी। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी के अंदर सिर्फ 5% है जो कि 10% से कम है। तो सेकंड के हिसाब से जो मेरे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है वो कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। मैच हो गया? डन हो गया यहाँ तक। थर्ड पर आ जाओ। थर्ड आपको बताना है सेगमेंट्स के एसेट कितने हैं? 25, 125, 88 और 92। सेगमेंट के एसेट्स कितने हैं? 25, 125, 88 और 92, टोटल 330 हो गए। सेगमेंट के एसेट में टैक्स कितना है? टैक्स हटा दो। 5, 5, 8, 12, 30। टैक्स हटा दो, लेस टैक्स। 5, 5, 8, 12, 30। टैक्स लेस करके टैक्स को कितना बन रहा है सेगमेंट के एसेट्स मेरे? 20, 120, 80, 80, 300। अब निकाल लो इसकी परसेंटेज से। मैम 20 डिवाइड बाई 300 6.7, 120 डिवाइड बाई 300 40, 80 डिवाइड बाई 300 26.7, 80 डिवाइड बाई 300 26.7। डन। थर्ड सेगमेंट एसेट 10% से ज्यादा के होने चाहिए। तो इस हिसाब से 10% से ज्यादा के तो सारे हैं ए को छोड़ के, तो बी सी डी मैं इसमें ले लूंगी। अब निकालो कॉमन, एक तरीके से सारे निकालो। मैम ए भी कवर हो रहा है, बी भी कवर हो रहा है, सी भी कवर हो रहा है, डी भी कवर हो रहा है। तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि सारे के सारे सेगमेंट मेरे रिपोर्टेबल सेगमेंट है A17 के हिसाब से? यस मैम, सारे के सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है। इस क्वेश्चन की प्लीज 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 एक बार क्या कर लेना, अपनी हैंड रिटन प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करके दे दिया। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को 3 चीजों में बांटना है, सेगमेंट के रिवेन्यू, सेगमेंट के रिजल्ट्स और सेगमेंट के एसेट। एसेट अगर उनको टैक्स आ रखा तो टैक्स को नेट ऑफ करके जो वैल्यू निकल कर आएगी वो देख लेना। जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिट अलग दिखाओ, लॉस अलग दिखाओ। और जो भी ज्यादा है, चाहे प्रॉफिट ज्यादा है टोटल या लॉस ज्यादा टोटल, उसको टोटल में लेना डिवाइड करने के लिए। सेगमेंट रिवेन्यू को आपको सिंपल चीज पता ही है, रिवेन्यू का क्या करना है। अब तीनों में चेक करना, तीनों लेवल पे, कि भाई 10% से ज्यादा का कौन कौन से सेगमेंट आ रहे हैं, वो यहाँ पे रिपोर्टेबल सेगमेंट में आपको मेंशन कर देना है। सिंपल से आपके यूनिट 5 के 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए।